नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 18वीं और 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश विस्तार। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें कर्नाटक युद्ध, बंगाल विजय, मैसूर, मराठा संघर्ष, सिंध पंजाब का विलय, ये सब शामिल हैं। हाँ, और साथ में अफगान, नेपाल, बर्मा युद्ध भी। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये सब हुआ कैसे। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसा। बिल्कुल। कहानी असल में शुरू होती है यूरोप से, जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे और उसकी गूंज यहां भारत में सुनाई दी। हाँ, वो कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763 के रूप में, है ना? जी हाँ, 3 युद्ध हुए और इन युद्धों ने ही तय कर दिया कि भारत में कौन सी यूरोपीय ताकत टिकेगी। अंत में अंग्रेज ज्यादा सफल रहे। अच्छा, और फिर उनकी नजर पड़ी बंगाल पर। सिराजुद्दौला के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हाँ, खासकर फोर्ट विलियम की किलेबंदी को लेकर। फिर नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया 1756 में, और वो ब्लैक होल वाली घटना भी हुई। सुना है उसके बारे में। कहते हैं कई अंग्रेज कैदी मारे गए थे उसमें। हाँ, हॉलवेल का विवरण तो यही कहता है। लेकिन असली मोड़ आया प्लासी के युद्ध से, 23 जून 1757। प्लासी, ये तो नाम बहुत सुना है, पर क्या ये वाकई एक बड़ी लड़ाई थी? लड़ाई से ज्यादा ये एक सौदा था, कह सकते हैं। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा, मतलब धोखा। एक तरह से सिराजुद्दौला की हार हुई, वो मारा गया और बस बंगाल में कंपनी के लिए दरवाजे खुल गए। इसे ही भारत में ब्रिटिश राज की नींव माना जाता है। अगर प्लासी नींव थी तो फिर बक्सर ने क्या किया? वो युद्ध 1764 में हुआ था ना? सही कहा। बक्सर ने उस नींव पर इमारत खड़ी कर दी। इस बार कंपनी के सामने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों की मिलीजुली सेना थी। और कंपनी जीत गई? हाँ, वो जीत गए और नतीजा हुआ इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि से क्या मिला कंपनी को? दीवानी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। ये बहुत बड़ी बात थी। टैक्स वसूलने का अधिकार मतलब पैसा सीधा कंपनी के पास। बिल्कुल। और यहीं से बंगाल में वो द्वैध शासन शुरू हुआ, नवाब नाम का और असली ताकत कंपनी के हाथ में। समझ गया। उधर दक्षिण में क्या चल रहा था? मैसूर का जिक्र आता है। हैदर अली। हाँ, हैदर अली 1761 के आसपास वो मैसूर का असली शासक बन गया था। बहुत काबिल था। उसने फ्रांसीसियों की मदद से सेना को आधुनिक बनाया, डिंडीगुल में हथियार कारखाना भी खोला। और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान? हाँ, टीपू सुल्तान, मैसूर का बाग, 1782 से 1799 तक। वो भी कमाल का था। रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल उसने बहुत पहले शुरू कर दिया था। अच्छा, रॉकेट उस जमाने में? जी हाँ, वो फ्रांसीसियों के भी काफी करीब था। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये सब अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए भी था और रणनीतिक भी। लेकिन आखिरकार तो मैसूर हार गया। 4 युद्ध हुए थे शायद? हाँ, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए 1767 से 1799 तक। आखिरी युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए मारा गया। और फिर मैसूर का क्या हुआ? मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये सहायक संधि क्या बला थी? बहुत सुनने में आता है। सहायक संधि, हाँ, ये वेलेस्ली की बड़ी कारगर नीति थी। इसमें होता ये था कि भारतीय शासक को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ, कहने को, पर उस सेना का सारा खर्चा शासक को ही उठाना पड़ता था। और वो शासक कंपनी की इजाजत के बिना किसी और से, किसी यूरोपियन या भारतीय राज्य से कोई संबंध नहीं रख सकता था। अरे, पूरी तरह कंपनी का कंट्रोल। बिल्कुल, आजादी खत्म समझिए। और पश्चिम भारत में मराठे, वो तो बड़ी ताकत थे। बिल्कुल थे। उन्होंने कड़ी टक्कर भी दी। लेकिन 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए 1775 से 1819 के बीच, और अंत में उनका भी पतन हो गया। उनके हारने की क्या वजह रही? कई वजहें थीं। एक तो उनमें आपसी फूट बहुत थी। कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा पानीपत के बाद। उनकी सैन्य व्यवस्था भी पुरानी पड़ रही थी, और अंग्रेजों की कूटनीति तो थी ही। हाँ, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति। कुछ वैसा ही। संधियां हुई, जैसे सूरजी, अर्जनगांव, पूना, मंदसौर। इन सब ने मराठा शक्ति को तोड़ दिया और आखिर में पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। मराठों के बाद कंपनी किधर बढ़ी? उत्तर पश्चिम की तरफ। हाँ, सिंध पर नजर गई। 1843 में सिंध का विलय कर लिया। उसका क्या कारण था? रणनीतिक। एक तो सिंधु नदी पर कंट्रोल, दूसरा
रूस का प्रभाव बढ़ रहा था अफगानिस्तान की तरफ, उसका डर भी था। विलय से पहले कई संधियां हो चुकी थीं जो रास्ता बना रही थीं। और पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह का बड़ा नाम है। बिल्कुल, शेर पंजाब। उन्होंने एक बहुत ताकतवर सिख साम्राज्य खड़ा किया था। अमृतसर की संधि 1809 से सतलुज नदी सीमा बन गई थी अंग्रेजों के साथ, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद हालात बिगड़ गए। अस्थिरता आ गई होगी। हाँ, बहुत। फिर 2 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, जिसके बाद लाहौर की संधि हुई। कश्मीर को बेच दिया गया। कश्मीर को बेच दिया? किसे? डोगरा राजा गुलाब सिंह को। फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49। इसमें गुजरात की लड़ाई बहुत अहम थी, तोपों का युद्ध भी कहते हैं उसे। और उसके बाद? उसके बाद 1849 में पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया। महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। मतलब एक के बाद एक राज। सीमावर्ती इलाकों में भी तो संघर्ष हुए, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा। जी हाँ, अफगानिस्तान के साथ तो 3 युद्ध हुए और अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहां। नेपाल के साथ युद्ध के बाद सगौली की संधि 1816 हुई और पूर्व में बर्मा के साथ भी 3 युद्ध लड़े गए। बर्मा क्यों? व्यापार, लकड़ी जैसे संसाधन और वहां फ्रांसीसी प्रभाव को रोकना। आखिरकार 1885 में पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो इन सब बातों से, मतलब इन स्रोतों से, ये साफ दिख रहा है कि ये विस्तार सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सैन्य ताकत थी ही, लेकिन कूटनीति, संधियां जैसे वो सहायक संधि और सबसे बढ़कर भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाना, ये सब मिला जुलाकर इस्तेमाल किया गया। हाँ, एक जीत अगली जीत का रास्ता बनाती गई। प्लासी, बक्सर, फिर मैसूर, मराठे। सही कहा। और धीरे धीरे कंपनी का चरित्र ही बदल गया। वो एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक राज करने वाली ताकत बन गई। उनका ध्यान व्यापार से हटकर जमीन और टैक्स पर आ गया। ये घटनाएं सिर्फ तारीखें नहीं है। हाँ, ये दिखाती हैं कि कैसे वफादारियां बदलीं, कैसे नई तकनीक जैसे टीपू के रॉकेट या बेहतर सैन्य रणनीति ने असर डाला, और कैसे गठजोड़ बने और बिगड़े। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या होता अगर उस दौर में भारतीय शक्तियों ने आपसी मतभेद भुलाकर ज्यादा एकजुटता दिखाई होती। क्या तब भी ब्रिटिश विस्तार इतनी आसानी से और इतनी तेजी से हो पाता? ये एक बड़ा सवाल है।